हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से आप सबका स्वागत है उड़ान कंपटीशन क्लासेस के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे। तो कैसे हैं आप सब? तो चलिए शुरू करते हैं आज का हम अपना सेशन। आज का जो वीडियो है वो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट, क्योंकि कई बार आपने देखा होगा कि आपके एग्जाम में कई जो क्वेश्चंस होते हैं वो गद्य और पद्य से रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं, और ये क्वेश्चंस आपको 4 से 5 नंबर पक्का दिला के जाते हैं अगर आपने गद्य और पद्य का मीनिंग समझ लिया और क्वेश्चंस के आंसर अगर आपने सही प्रकार से दे दिए। तो आज जो वीडियो हम आपके लिए लाए हैं वो आपका गद्य से रिलेटेड है, यानी कि एक आपका यहाँ पे स्टेंजा दिया गया है, पूरा पैरा है, उसको पढ़ना है। पढ़ने के बाद उसको थोड़ा पढ़ते पढ़ते समझना भी है, और फिर उससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस होते हैं उसका आपको आंसर देना पड़ता है। तो जिस प्रकार से जो कि आपके एग्जाम में 1 से 2 बार ज़रूर आते हैं, जिन एग्जामों में हिंदी आती है। तो चलिए देखते हैं कि हम पहले इसके इंस्ट्रक्शंस देख लेते हैं। तो इंस्ट्रक्शंस में यही लिखा है कि इस गद्य को ध्यान से पढ़िए और इससे आधारित प्रश्नों का उत्तर दीजिए। तो चलिए पहले हम इसको पढ़ लेते हैं। क्या लिखा है? कुछ शब्दों के मोटे अक्षरों में मुद्रित किया गया है, मतलब कुछ अक्षरों को मोटे शब्दों में मुद्रित किया गया है, जिससे आपको कुछ प्रश्नों के उत्तर देने में सहायता मिलेगी। देखिए, इसके 2 चीज़ें होती हैं, 2 तरीके से आप इन क्वेश्चंस के आंसर दे सकते हैं। एक तो आप ऐसे दे सकते हैं कि आप पूरा पैरा पढ़ लें और फिर आप क्वेश्चंस को पढ़ें और फिर उनके आंसर निकालें, और एक चीज़ ये हो सकती है कि आप पहले क्वेश्चंस पढ़ लें और जहाँ फिर पैरा में आके देखें कि अगर जहाँ पे क्वेश्चन से रिलेटेड चीज़ें आपको दिख रही हैं उनको ज़रा ध्यान से पढ़िए और आप उनका आंसर दे दीजिए। ये 2 तरीके से आप पढ़ सकते हैं। वैसे अगर आप पढ़ के करेंगे तो टाइम आपका ज़्यादा जाएगा, और एग्जाम में आप सारे लोग जानते हैं कि 1-1 मिनट बहुत ज़्यादा कीमती होता है, तो हम टाइम को इतना वेस्ट नहीं कर सकते हैं। इजी ऐसा होता है कि आप क्वेश्चन पढ़ लीजिए, थोड़ा सा देखिए कहाँ से रिलेटेड है और फिर आप आंसर दीजिए। दिए गए विकल्पों में से सबसे उपयुक्त का चयन कीजिए, मतलब जो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन का आंसर फिट बैठ रहा है हमको उसको चयन करना है। अब देखिए पढ़ते हैं सही से क्या दिया है हमारा स्टेंजा। वैसे तो भारतीय साहित्य में ऋग्वेद से ही अधिक सुंदर प्रेम ख्यान उपलब्ध होने लगते हैं। देखो, ये चीज़ आपको ऐसे समझाने को नहीं है कि जैसे हम भाई पढ़ रहे हैं अब एक टू एक आपको समझा नहीं सकते ऐसे करके। क्या रहता है कि ये चीज़ें आपको ध्यान से देखनी। जैसे यहाँ पे कह रहा है भारत के साहित्य में ऋग्वेद से ही प्रेम प्रख्यान होने लगा था, मतलब प्रेम का बहुत ज़्यादा व्याख्यान होने लगा था, किंतु इसकी अखंड परंपरा का सूत्रपात महाभारत से होता है। इसका मूल कारण कदाचित यह है कि महाभारत काल में पूर्व जहां भारत समाज में अति मर्यादावादी दृष्टिकोण की प्रमुखता दिखाई पड़ती है, वहां महाभारतीय समाज में हमें स्वच्छंद प्रणय भावना का उन्मीलन और विकास देखते हैं। महाभारत में वर्णित विभिन्न प्रसंगों से स्पष्ट उस युग में प्रणय में जाति, कुल, वर्ण, लोक मर्यादा विचार कुछ शिथिल हो गए हैं। सौंदर्य की प्रेरणा से हमें प्रेम और विवाह के संबंध में स्थापित होने लगे थे। प्रेम और विवाह के क्षेत्र में आर्य अनार्य का भेद भी विलुप्त हो गया था, ठीक है। इसीलिए भीम ने असुर कन्या हिडम्बा से और अर्जुन ने नाग कन्या चित्रागदा से, कृष्ण 6 कन्या जाम्बवती से विवाह कर लिया था। मतलब कि पूरे तरीके से वहाँ पर जो आपके आर्य अनार्य का भेदभाव होता है, ये पंडित है, ब्राह्मण है, इस तरीके के जो भी थे वो सारी चीज़ें खत्म हो गई थी। तो वही चीज़ें आपने अगर महाभारत देखी होगी तो सब देखिए, अगर आपने कृष्ण का तो जाम्बवती से बहुत सुना होगा, फिर आपने भीम का भी हिडम्बा से सुना होगा, और वैसे है तो अर्जुन का भी नाग कन्या से, बट अगर आपने नहीं सुना तो ये आप यहाँ पर देख लीजिए। फिर क्या है? प्रणय स्वप्नों की मूर्ति के लिए सामाजिक मर्यादाओं का उल्लंघन, नायिका का बलात्कार, अपहरण व नायिका के संरक्षकों से युद्ध भी अनुचित माना जाता था। कृष्ण द्वारा रुक्मणी तथा अर्जुन द्वारा सुभद्रा का अपहरण तथा भीम हिडम्बा प्रद्युम्न
प्रभावती, अनिरुद्ध, उषा प्रसंगों में नायिका के संरक्षण में युद्ध इसी से प्रमाणित करता है। ऐसे सिद्धित यदि महाभारत से ही स्वच्छंद प्रेमाख्यानों या रोमांस साहित्य का प्रवर्तन माना जाए, यह अनुचित ना होगा। ठीक है, ये चीजें इन्होंने क्या दे दी, यहाँ पे इन्होंने ये सारी चीजें इतना बड़ा सा स्टैंजा दे रखा है। में समाविष्ट प्रशंसित उपाख्यानों में अधिक महत्वपूर्ण नल दमयंती उपाख्यान है, जिसमें स्वच्छंद प्रेम या रोमांस की भी प्रवृत्तियां उपलब्ध होती हैं, जो प्रवृत्तियां प्रेमाख्यानक उपाख्यानों में से बराबर प्रचलित रहती हैं। यह नायक नायिका में अप्रत्यक्ष परिचय से एक प्रेम की उत्पत्ति, हंस द्वारा संदेशों का आदान प्रदान, नायक नायिका के मिलन से अनेक बाधाओं की उपस्थिति, परिस्थितिवास, नायक नायिका का विच्छेद एवं पुनर्मिलन, अस्त महाभारत आदि प्रेमाख्यानों के आधार भूमि है। ये तो नल दमयंती उपाख्यान उसका सर्वाधिक आकर्षक केंद्र बना हुआ है। इन्होंने ये क्या किया है, पूरा पैरा दे दिया है। अब इससे रिलेटेड आपको इन्होंने क्वेश्चंस दे दिए हैं। अब ये क्वेश्चंस आपको क्या करने हैं, ये कह रहा है उपयुक्त अवतरण का सर्वाधिक उपयुक्त शीर्षक है। ठीक है, अब इन सारे क्वेश्चंस के आपको आंसर देने हैं। जैसे क्वेश्चन क्या है आपका, यहाँ पे जो ए लिखा हुआ है ये क्वेश्चन है। ठीक है, ऋग्वेद तथा महाभारत, मतलब जो ऋग्वेद और महाभारत थे वो क्या थे, प्रेम कथाओं की निरर्थकता, प्रणय और युद्ध, प्रेमाख्यान परंपरा और सूत्रपात, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो देखिए, अगर आपने ध्यान से पढ़ा होगा तो उसमें आपको देखने को मिला होगा कि जो ऋग्वेद और महाभारत है उसमें प्रेम का प्रख्यान बहुत ज्यादा हुआ था, और वो उसके सूत्रपात, या जो आपको ऑप्शन नंबर 4 में देखने को मिल रहा है, यही आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, प्रणय और परिणय संबंधों के विषय में महाभारत के कई प्रसंग इस प्रकार संकेत करते हैं कि उस काल में, अब आपको बताना है कि उस काल में क्या हुआ था। युद्ध के बिना कोई प्रेम विवाह सार्थक नहीं होता था, ऐसा तो नहीं दिया गया था। ठीक है, प्रेम और विवाह के क्षेत्र में आर्य अनार्य का भेद लुप्त हो गया था। हाँ भाई, ये लाइन तो दी गई थी, तभी तो वहाँ पे ये दिया गया था, भीम ने हिडम्बा से, अर्जुन ने नाग कन्या से, और उन्होंने कृष्ण ने जामवंती से शादी की थी। तो ये यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। इस तरीके से पहले आप क्वेश्चन पढ़ के बाद में भी वो स्टैंजा देख सकते हैं, और पहले पूरा पैराग्राफ पढ़ लीजिए, उसके बाद भी आप क्वेश्चन देख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमारे साहित्य की प्राचीनतम रोमांटिक रचना उपलब्ध है। सबसे रोमांटिक रचना जो हमारी है वो किसमें उपलब्ध है? आपके ऑप्शंस हैं उपनिषदों में, ऋग्वेद में, या फिर महाभारत में। तो जो ये उपलब्ध हैं वो आपके महाभारत में उपलब्ध है। किसमें? महाभारत में, यानी कि ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी सही हो जाएगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहे हैं, महाभारत काल से पूर्व भारतीय समाज में किस दृष्टिकोण का प्रमुखता दिखाई पड़ती थी? ऑप्शंस आपके यहाँ पे हैं, मर्यादित, सौम्य, अति मर्यादित, सौंदर्य प्रधान, इनमें से कोई नहीं। तो जो पूर्व काल में दिखाई पड़ती थी, वो महाभारत के काल में जो पूर्व भारतीय समाज में दिखाई पड़ती थी वो थी आपकी अति मर्यादित। क्या थी? अति मर्यादित। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रद्युम्न प्रभावती प्रसंग और अनिरुद्ध उषा प्रसंग में समानता है। अब आपके ऑप्शंस आपके नीचे दिए गए हैं। उनके ऋग्वेदों से संबंध होने से, अगला है उनके सर्वाधिक निकृष्ट प्रासंगिक उपाख्यानों होने से, फिर दिया है उनके सर्वाधिक आकर्षण प्रख्यान होने से। अभी तक ये इनमें से कोई भी सही नहीं मिला है जो कि सही हो।
उनकी नायिकाओं के संरक्षक के युद्ध होने से। हाँ, ये चीज दी गई थी, उनकी नायिकाओं के संरक्षकों से युद्ध होने से, जो कहाँ पे आपको देखने को मिला, जो कि आपको ऑप्शन नंबर 4 में देखने को मिल रहा है, और यही आपका करेक्ट ऑप्शन भी हो जाएगा। तो बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको यहाँ पे यानी कि वो 5 क्वेश्चन आपके क्या हो गए, जो आपका पैराग्राफ दिया गया। तो देखिए, हर पेपर में 5 नंबर आपके पक्के हैं, चाहे वो गद्य से आए चाहे वो पद्य से आए। अगर आपने देखिए, आपके लिए गद्य इजी रहता है क्योंकि जो चीज उसमें लिखी है उसका वही मीनिंग होता है। पद्य में थोड़ा सा आप लोगों के लिए डिफिकल्टी हो जाती है क्योंकि आप उसका अर्थ नहीं निकाल सकते, जब तक आप कभी कभी नहीं निकाल पाते क्योंकि कहीं ना कहीं वो चीजें आ जाती हैं, और अगर आप उसका अर्थ निकालने में कहीं पर भी असमर्थ हो जाते हैं तो फिर क्या, वही चीज आपकी गलत हो जाती है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द वाक्यांश गद्यों में से मोटे अक्षरों में दिए गए शब्द वाक्यों का समानार्थी है। अब यहाँ पे जो दिया गया अखंड, अखंड का समानार्थी पूछ रहे हैं। तो पहला ऑप्शन है आपका गहरा खंड, दूसरा है आपका अविभाजित, तीसरा है आपका अविकसित। तो आपका जो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 2, जो कि यहाँ पे दिया गया अविभाजित। क्या हो जाएगा, अखंड का मतलब होता है अविभाजित, जिसका खंडन न किया जा सके। ठीक है, तो ये समानार्थी हो गया। नेक्स्ट प्रणय, अब आपको इसका समानार्थी बताना है। ऑप्शन है आपके परिहार, परिसर्ग, प्रेम, प्रणय, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो आप ये बताइए। तो इसमें जो करेक्ट होगा वो होगा आपका प्रणय। तो प्रणय का आपका क्या हो जाता है, प्रणय का आपका हो जाता है प्रेम, जो कि आपको ऑप्शन नंबर 3 में देखने को मिल रहा है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रेम खानों का सूत्रपात माना जाता है। प्रेम के व्याख्यानों का सूत्रपात कौन सा माना जाता है। ऑप्शन है आपके ऋग्वेद से, अथर्ववेद से, महाभारत से, रामायण से, या इनमें से किसी से नहीं। तो जो प्रेम व्याख्यानों का सूत्रपात माना जाता है वो ऋग्वेदों से माना जाता है। किससे, ऋग्वेदों से, जो कि आपको ऑप्शन नंबर 1 में देखने को यहाँ पे मिल रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नायक नायिका का विच्छेद एवं पुनर्मिलन का उदाहरण है। अब यहाँ पे आपसे ये जो क्वेश्चन पूछ रहे हैं इसका बताना है कौन सा उदाहरण है। भीम हिडम्बा के मिलन से, नहीं, ये तो नहीं है भाई। यहाँ पे नायक नायिका के विच्छेद एवं पुनर्मिलन का उदाहरण बताना है। अर्जुन चित्रगदा का मिलन, नहीं। कृष्ण जामवंती का मिलन से, नहीं। नल दमयंती के मिलन से, जी, यही आपका करेक्ट ऑप्शन है, अगर आपने पैराग्राफ को सही से पढ़ा होगा तो। अब हम बढ़ते हैं आज के अपने लास्ट क्वेश्चन की तरफ। तो आज का जो लास्ट क्वेश्चन है इसका भी आपको समानार्थी इसका बताना है। समाविष्ट का समानार्थी कौन सा होता है। ऑप्शन है आपके समाहार, समाधान, समाहित, सस्वर, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो जो समाविष्ट का उदाहरण होता है वो समाहित होता है, जो कि ऑप्शन नंबर सी यानी कि ऑप्शन नंबर 3 में यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है। उम्मीद है कि आज का वीडियो आपको काफी पसंद आया होगा। इससे रिलेटेड क्वेश्चन जो कि आपके एग्जाम में आते ही आते हैं। तो फिर से हम आपको मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक आप जुड़े रहिए हमारे साथ। और आप सारे लोग जानते हैं हमारे साथ जुड़े रहने के लिए आपको सब्सक्राइब करना होगा हमारे चैनल को। तो अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से कर लीजिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब, और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि रिलेटेड नोटिफिकेशन आपको मिले सबसे पहले। धन्यवाद।